everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. नाम श्वेता. So आज हम करने वाले हैं important one liners from Lucent book. So आज है day 2. अभी तक हमने 1 क्लास कर लिया है. अगर वो चाहते हो देखना सो आप लूसेंट बुक की इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है ना. सो चलो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. सो लूसेंट बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं वन लाइनर्स के थ्रू. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो आज का पहला वन लाइनर कौन सा है देखो. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. Hume इन 1885. सो आपको पता ही है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है INC टॉपिक. सो एस्टैब्लिश किया गया है A.O. Hume के द्वारा 1885 में. सो इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आज देखेंगे, ठीक है ना. सो अगर एस्टैब्लिश किया गया है 1885 में, सो कहाँ पे किया गया है. सो चलो इसके सेशंस देख लेते हैं. सबसे पहले 1885 का सेशन हुआ था सबसे पहले बॉम्बे में, ठीक है ना. और इसका प्रेसिडेंट कौन थे. W.C. बनर्जी, ठीक है. सो इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC. सो नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करेंगे तो 1886. सो ये कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, ठीक है ना. एंड नेक्स्ट कौन थे प्रेसिडेंट, दादाभाई नौरोजी. दादाभाई नौरोजी इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है. ओके देन 1887 की बात करेंगे. सो ये सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था ये सेशन, ठीक है ना. और इसकी प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे. सो ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना. सो नेक्स्ट सेशन कौन सा था, 1888 का सेशन. ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है. और ये प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूअल. सो जॉर्ज यूअल जो है प्रेसिडेंट थे हमारे 1888 के सेशन 4 सेशन. सो ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC थे, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे 1885 की, एस्टैब्लिश हुआ था 1885 में, बॉम्बे में हुआ था. कहाँ पे हुआ था ये सेशन, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे 1885 की सेशन में कितने डेलीगेट्स आए थे. सो 72 डेलीगेट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है ना. 72 ओनली. अगर हम 72 फर्स्ट सेशन में आए थे. अगर सेकंड सेशन की बात करेंगे तो 436 डेलीगेट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है ना. ओके और इन्फॉर्मेशन जानेंगे. सो अगर हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में. सो गांधी जी प्रेसिडेंट थे कौन से सेशन में, 1924 के सेशन. कहाँ पे हुआ था बेलगांव में हुआ था, हाँ कि नहीं. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC के बारे में बात करेंगे तो वो है एनी बीसेंटी, ठीक है ना. तो कौन से साल में, 1917 में. कहाँ पे, कौन से सेशन में, कैलकाटा की सेशन में. अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC के बात करेंगे तो वो है सरोजिनी नायडू जी थी. और कौन से साल में, अगर हम बात करेंगे 1925 की कानपुर सेशन में, ठीक है ना. सो इतनी सी बात समझ में आ गया होगा सारे लोगों को. सो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं हम. सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है. सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है. सो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में है इम्पोर्टेंट, वो है टोटल 9. सो वो कौन से है एक बार देख लेते हैं चलो. सो वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क.
फॉसिल नेशनल पार्क है, और कौन से है? खाना नेशनल पार्क है, ठीक है, और कौन से है? फना नेशनल पार्क है, और माधव नेशनल पार्क है, और कौन से है? पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है, और संजय नेशनल पार्क है, और कौन सी है? सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। सो ये 9 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, टोटल 9 नेशनल पार्क है, ठीक है ना। सो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, सो इसकी कैपिटल क्या है? कमेंट करके बता देना। सो चलो हम सीएम की बात करेंगे, सो इम्पोर्टेंट चीजें करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे सीएम देखो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। अगर हम गवर्नर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ओके। सो अगर हम मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स की बात करेंगे तो कितने हैं? लोकसभा सीट्स कितने हैं? 29 है, राज्यसभा के 11 सीट्स है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो अगर हम मध्य प्रदेश में यूनेस्को की साइट्स की बात करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश में खजुराहो है यूनेस्को साइट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, और भिमबेटका और रॉक शेल्टर है, ठीक है। पता ही है ना आप सारे लोगों को, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेलवे एंड एसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिटीज में, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है अभी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में मध्य प्रदेश में ग्वालियर एंड ओरछा को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे, ओके, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंडर, ठीक है। ये साइट्स नहीं है, सिटीज है, ओके, याद रखना ये साइट्स है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर, ओके। सो यहाँ पे क्या समझ में आ गया आपको? सो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, ओके। सो टोटली जो है 5 लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सो वो कौन से है? फर्स्ट प्लेस पे ट्रोपोस्फियर है, सेकेंड प्लेस पे स्ट्रेटोस्फियर है, आप लोगों को पता है क्या? देन थर्ड प्लेस पे कौन सी है? मेसोस्फियर है। देन फोर्थ प्लेस पे कौन सी है? थर्मोस्फियर है। एंड फिफ्थ प्लेस पे कौन सी है? एक्सोस्फियर है, ठीक है। ये 5 लेयर्स है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। अगर देखो सो ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो हमारे अर्थ से यानी 18 किलोमीटर्स, ओके, 18 किलोमीटर्स की दूरी तक राउंड अप है ट्रोपोस्फियर। देन हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो ये 50 किलोमीटर्स तक है, ठीक है ना। देन हम बात करेंगे मेसोस्फियर के बारे में तो ये 80 किलोमीटर्स तक है। थर्मोस्फियर जो है 640 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है, एंड एक्सोस्फियर जो है 960 किलोमीटर्स तक है, एंड उसके बाद जो है स्पेस में जो है ये मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो देखना यहाँ पे ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में वो लेयर को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच में जो है वो है ट्रोपोपॉज। सो इस प्लेस पे ना जो टेम्परेचर होती है -58 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करेंगे अभी स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर में जो बीच में होती है वो होती है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। ओके, देन ये दोनों के बीच में मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर के बीच में जो होती है मेसोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना, मेसोपॉज, ठीक है। सो अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फियर
सो ओजोन लेयर जो है इसी में पड़ता है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में होती है? वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है, याद रख लीजिए। एंड जो प्लेन्स उड़ते हैं ना वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए अच्छा होता है उड़ने के लिए फ्लाइट को, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉस्फियर के बारे में देखना। सो यहाँ पे क्या है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स है ना एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ से एग्जॉस्फियर से पूरी तरह से स्पेस में ये एस्केप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। ओके, सो देन थर्मोस्फियर की बात करेंगे। सो यहाँ पे सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है ना, ये पूरी तरह से ऑब्जर्व करती है थर्मोस्फियर, ठीक है। सो इतना काफ़ी है। तो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। होप आपको समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को। सो दे आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कौन से हैं 5 टाइप्स है? सो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर एंड क्वांटम। सो ये 5 तरह के कंप्यूटर्स है। सो चलो देखते हैं माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स कौन से हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर जो है नॉर्मली पीसी होती है, ठीक है ना, जो भी डोमेस्टिक में यूज़ होती है, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये माइक्रो होती है। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ना वो डोमेस्टिक होता है, ठीक है। ये इसका जो है इंडिविजुअल यूज़ करते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। ये जो है ना माइक्रो कंप्यूटर से 50 टाइम्स फास्टर होता है, ठीक है ना, पावरफुल होता है, फास्टर होता है मिनी कंप्यूटर। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर को? पता है क्या? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, ये लार्ज साइज कंप्यूटर होती है, ठीक है ना, लार्ज साइज होती है। ओके, यहाँ पे क्या है ना, एक ही साथ बहुत सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज में यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। इसमें स्पेशलिटी ये है कि ज़्यादा स्टोरेज रहता है इसमें, ठीक है ना, स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। ओके, एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए। ओके, ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो है अभी भी डेवलपमेंट में है, डेवलप हो रहे हैं ये अभी भी। ये जो है ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। ओके, समझ में आ गया है ना अब सारे लोगों को? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट देखना, एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January। हम सारे लोगों को पता है एनआरआई डे हम मनाते हैं 9th of January को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी 9th of January 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे, ठीक है ना, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं एनआरआई डे। अगर हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे, एक बार देखना इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या होते हैं जनवरी में। सबसे पहले यहाँ पे हम मनाते हैं आर्मी डे। कब मनाते हैं? 15th of Jan को मनाते हैं। पूरे के सारे जनवरी की बता रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। गर्ल चाइल्ड डे होती है। कब मनाते हैं ये? 24th of January को मनाते हैं। देन हम इंडिया के टूरिज्म डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25th of Jan को। वोटर्स डे मनाते हैं, वो भी 25th को आती है, ठीक है ना, 25th of January को आती है। और नेशनल
यूथ डे मनाते हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हम स्वामी विवेकानंद का, ठीक है ना। सो मार्टियर्स डे होती है कब? इंडिया का है ये भी 30 जन को मनाते हैं। एंड लेप्रोसी प्रिवेंशन डे मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? ये भी 30 जन को मनाते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे के सारे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। ये सारे के सारे जनवरी के हैं, याद रख लीजिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो डिप्थीरिया इज अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो डिप्थीरिया एक ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, यानी आती है, बैक्टीरिया की वजह से डिप्थीरिया होती है। सो वो कौन सी बैक्टीरिया है, पता है क्या? सॉरी, कॉर्नी बैक्टीरियम होती है, ठीक है ना। कॉर्नी बैक्टीरियम जो होती है, इस बैक्टीरिया की वजह से ना डिप्थीरिया होती है। अगर हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिसीजेस कौन से होते हैं, तो एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि चूज कर लीजिए इनमें से कौन सा डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। सो टेटानस होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है ना। देन खलरा होती है। देन कौन से होते हैं? टाइफाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, टाइफाइड किसके वजह से होती है? साल्मोनियम टाइफी के द्वारा होती है, याद रख लीजिए। देन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है ना। देन प्लेग होती है बैक्टीरिया की वजह से। और कौन से होते हैं? वूफिंग कॉफ होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और कौन से है? निमोनिया है, ये भी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। देन लेप्रोसी है, अभी हमने बात किया लेप्रोसी प्रिवेंशन डे 30 जनवरी को होती है। सो ये लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट कौन सा है? गोनेरिया होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। देन साइफिल्स होती है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है ना। ये सारे के सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ओके, याद रख लीजिए। So next देखना है, the blood group of mother and father is B and AB. The expected blood group of the child is A, B and AB. So यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या क्या? अगर मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनका होने वाला बच्चे का ब्लड ग्रुप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो ए बी एंड ए बी होगा, ठीक है ना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम बात करेंगे, सपोज मदर एंड फादर का, ये मदर का ये फादर का अगर ओ है, इनका भी ओ है, तो बच्चे का भी ओ आने का चांस है, ठीक है ना। सो अगर ओ है मदर का और ए है दूसरे पेरेंट का, तो यहाँ पे ओ हो सकता है बच्चे का, ए हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ओ एंड बी है पेरेंट्स का, तो ओ एंड बी हो सकता है बच्चे का, ठीक है ना। याद रख लीजिए, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर पेरेंट का ओ एंड ए बी है, तो बच्चे का क्या हो सकती है? ए एंड बी आ सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम ए है और दोनों का ए है, तो ए एंड ओ हो सकता है, ठीक है ना, बच्चे का, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर ए एंड बी है पेरेंट्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, ए एंड ए बी है अगर पेरेंट्स का, तो यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बी है एंड बी है, दोनों का बी है, तो बी एंड ओ हो सकता है, ठीक है, बच्चे का। देन बी एंड ए बी है, तो ए बी एंड ए बी हो सकता है बच्चे का यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे सपोज ए बी है, दोनों पेरेंट्स का ए बी है, तो यहाँ पे ए हो सकता है, बच्चे का ए बी हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, ठीक है,
ओके ये सारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड याद रख लीजिए, बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखेंगे, ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर। सो अकबर फॉलोड गुरु रामदास ऑफ सिखिज्म। सो अकबर जो है इम्प्रेस हुए थे रामदास, गुरु रामदास के द्वारा सिखिज्म के, ठीक है ना। सो ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, अकबर फॉलोड विच गुरु ऑफ सिखिज्म, तो वो है गुरु रामदास, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिखिज्म के गुरुज देखेंगे, वो है 10 गुरुज, ठीक है ना। सो एक बार देख लेना, फर्स्ट प्लेस पे है गुरु नानक, जिन्होंने सिखिज्म का फाउंडेशन किया है। ओके आप सारे लोगों को तो पता ही होगा। सो गुरु अंगद सेकंड प्लेस पे है गुरु अंगद, थर्ड प्लेस पे है गुरु अमरदास, फोर्थ प्लेस पे है गुरु रामदास, फिफ्थ प्लेस पे है कौन, गुरु अर्जुन। सिक्स्थ प्लेस पे कौन है, गुरु हरिगोविंद। सेवेंथ प्लेस पे कौन है, गुरु हरहरे। एट्थ प्लेस पे कौन है, गुरु हरिकिशन है, ठीक है ना। द नाइन्थ प्लेस पे कौन है, गुरु तेग बहादुर। इम्पॉर्टेंट है ये गुरु, याद रख लीजिए, एंड सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। गुरु गोविंद गोविंद सिंह, ठीक है। सो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अगर देखना यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अकबर ने फॉलो किया है गुरु रामदास को, सो वो कौन से नंबर के गुरु थे, सो वो थे फोर्थ। ओके एंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहांगीर ने कौन से गुरु का हत्या किया था, वो है गुरु अर्जुन, फिफ्थ नंबर के गुरु, ठीक है ना। एंड यहाँ पे किसने, जहांगीर ने, ठीक है ना, याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे पूछा जाता है कि औरंगजेब ने कौन से गुरु को हत्या किया, वो है 9th गुरु औरंगजेब ने किया था, गुरु तेग बहादुर को, ठीक है ना। तो चलो समझ में आ गया है ना, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। आप एक बार स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट खोलिए, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट खोलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ना एक वीडियो मिल जाएगा सिखिज्म से, सो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया है कि सीक्वेंस को कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो 9th वाला देखना, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 52। सो आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में लिखा है कि हमारे कंट्री को एक प्रेसिडेंट होगा, यानी ऐसे एक पोस्ट रहेगा, ठीक है। सो थोड़े प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स देख लेते हैं हम। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 53 में क्या था, प्रेसिडेंट के पावर्स, उनके पावर्स के बारे में आर्टिकल 53 में था। 54 में था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। सो 55 में था कि उनका मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। सो 56 में उनका टर्म के बारे में दिया है, वो है 5 साल। ओके 57 में उनका एलिजिबिलिटी के बारे में, ओके। देन अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 58 के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में है। 59 की बात करेंगे तो उनके कंडीशंस, उनके ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो सब कुछ है। सो 60 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 60 में उनके ओथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। 61 में अगर प्रेसिडेंट को निकालना है तो इम्पीचमेंट से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके सो नेक्स्ट 72 की बात करेंगे, सो पार्डन पावर। सो प्रेसिडेंट के पास एक पार्डन पावर है, सो ये यूज़ करके वो माफ़ कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना। सो 72 में है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। देन आर्टिकल 143 में ये क्या है,
प्रेसिडेंट का पावर के बारे में बताया गया है कि वो कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, ये लिखा है आर्टिकल 143 में। ओके, तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स थे। अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, अगर प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, सो सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एक तो, और 35 इयर्स का एज होना चाहिए, और लोकसभा के मेंबर होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए बताओ? ऑफिस, कुछ भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए उनको, कुछ भी प्रॉफिट गवर्नमेंट इंडिया से, सेंट्रल या स्टेट से, किसी से भी प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। सो ऐसा होगा तो वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया है ना आप सारे लोगों को। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम क्या है? क्लासिकल डांस है तमिलनाडु की। तो चलो जो भी क्लासिकल डांसेस है हमारे कंट्री के देख लेते हैं उनको एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी है? सत्रिया की बात करेंगे। सत्रिया असम की है, ठीक है ना, याद रखनी है, एग्जाम में सीधा का सीधा आ जाता है। सो नेक्स्ट ओडिसी है। ओडिसी कौन से स्टेट का है? ओडिशा का है, ठीक है। देन मोहिनी नाट्यम है, मोहिनी नाट्यम कौन से स्टेट का है बताओ? केरला का है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट कथक है, ये नॉर्दर्न इंडिया का बोलते हैं, किसी भी स्टेट का नहीं बोलते, नॉर्दर्न इंडिया पूरा। देन कथकली है, कौन से स्टेट की है कथकली? ये भी केरला का है, ठीक है ना। देन हम बात करेंगे कुचिपुड़ी। सो ये आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, ठीक है ना। देन मणिपुरी, मणिपुरी डांस है, मणिपुरी कौन सी स्टेट की है? मणिपुर की है। ओके, समझ में आ गया। सो ये सॉरी, सो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे कंट्री में 8 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस है, ठीक है। सो अगर हमको क्वेश्चन आ सकती है कि ये 8 क्लासिकल डांसेस को किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। सो अगर हम बात करेंगे, अभी अगेन एक क्वेश्चन आ सकती है, संगीत नाटक अकेडमी अब क्या है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पार्ट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है संगीत नाटक अकेडमी, और ये एक ऑटोनॉमस है, ठीक है ना, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। और किसके लिए ये इंस्टीट्यूट है? म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये तीनों के लिए इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है संगीत नाटक अकेडमी। सो इसने 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के, ठीक है ना। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कहता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, चाहू झारखंड का फोक डांस है, सो इसको भी क्लासिकल डांस मानता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है ना, याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अभी तक एग्जामिनेशन में इसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया है। एक फोक डांस है एक्चुअली, तो ये संगीत नाटक अकेडमी ने चूज नहीं किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहती है कि चाहू एक क्लासिकल डांस हो सकता है, ये नहीं ऐसा कुछ बोला है, पर ऐसा अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, बस इतना याद रख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये मानता है कि चाहू भी एक क्लासिकल डांस है, पर एक्चुअली संगीत नाटक अकेडमी ने ओनली 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज किया है, वो है भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी, मोहिनीनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो
इतना ही रखते हैं आज का क्लास। तो चलो, क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना शेयर कर दो। ओके, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे के सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ। बाय बाय।